नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में हमने जाना था कि राजस्थान को सबसे पहले जो भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है या भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने का जो प्रयास किया है वो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? वीसी मिश्रा के द्वारा। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूगोल, जो कि 1968 में इनके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी, इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है? 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में व्यवस्थित रूप से राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अच्छा, जो वर्तमान में ये जो व्यवस्थित क्रम दिया गया है 4 भागों में जो राजस्थान को बांटा गया है, ये किसके द्वारा बांटा गया है? तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर ए.के. तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर ए.के. तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा राजस्थान को वर्तमान में व्यवस्थित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। अब बात आती है कि ये जो प्रोफेसर ए.के. तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के ये जो 4 वर्गीकरण हैं, इनका बेस किया है, ये किस आधार पर किए गए हैं? तो आपका आंसर होगा भौगोलिक कारकों के आधार पर। अच्छा, भौगोलिक कारकों में क्या क्या? तो एक तो है उच्चावच और एक है जलवायु। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान में व्यवस्थित जो भौगोलिक क्रम है उसके विषय में। तो जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में प्रोफेसर ए.के. तिवारी प्रोफेसर ए.के. तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा देखो आप, प्रोफेसर ए.के. तिवारी व हरिमोहन सक्सेना के द्वारा राजस्थान को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप से भौगोलिक कारकों के आधार पर, किसके आधार पर? भौगोलिक कारकों के आधार पर 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये जो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये कौन कौन से हैं उनके विषय में अब लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसके आधार पर? भौगोलिक कारकों के आधार पर। और इन भौगोलिक कारकों में भी अगर आपसे पूछा जाए महत्वपूर्ण रूप से किस किस के बेस पर है, तो एक तो है उच्चावच। किसके आधार पर? उच्चावच और जलवायु। ठीक है, उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 व्यवस्थित क्रम में। यहाँ पर एक शब्द आपके सामने आता है, उच्चावच। क्या आता है? उच्चावच। और आपसे पूछा जाता है उच्चावच से मतलब क्या है? तो साथियों, उच्चावच का मतलब क्या होता है? आपको पृथ्वी पर जो भी भूदृश्य नजर आ रहे हैं, जो कुछ भी आपको प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर भूदृश्य नजर आते हैं, इन्हीं भूदृश्यों को किसके नाम से जाना जाता है?
उच्चावचों के नाम से इसका मतलब है पृथ्वी पर हमें जितनी भी स्थलाकृतियां दिखाई देती है इन्हें ही आप किसके नाम से जानोगे। तो किसके नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा उच्चावच। ठीक है, तो उच्चावच से मतलब क्या है, पृथ्वी पर अवस्थित अवस्थित स्थलाकृतियों कृतियों स्थलाकृतियों अर्थात भू दृश्यों को क्या कहा जाता है, उच्चावच। भूदृश्यों को क्या कहा गया है, उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, जैसे उच्चावच कहा जाता है। जैसे आपको पता है, आपको भूदृश्यों के रूप में स्थलाकृतियों के रूप में पर्वत देखने को मिल जाते हैं, जैसे पठार मिल जाते हैं, जैसे हमें मैदान मिल जाते हैं, मरुस्थल मिल जाते हैं। तो इस तरीके के जो भौगोलिक दशाएं हैं, स्थलाकृतियां हैं, इनको क्या कहा जाता है, उच्चावच के नाम से जाना जाता है। और उच्चावच और जलवायु के आधार पर प्रोफेसर ए.के. तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। साथियों, पर्वत, पठार, मैदान, इनके विषय में बात करें तो पर्वत तो आप किसे बोलते हो, पर्वत तो किसे कहा जाता है, अत्यधिक अत्यधिक ऊंचे अत्यधिक ऊंचे अत्यधिक ऊंचे तीव्र ढाल युक्त शिखर क्या कहलाएंगे, पर्वत। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थलाकृति जो बहुत अधिक ऊंचाई पर है, जिनका ढाल भी क्या है, अत्यधिक तीव्र है, तो ऐसे शिखर क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं पठार, तो पठारों के बारे में बात करें तो पठार किसे बोला जाएगा, तो पठार का मतलब होगा सामान्यतः धरातल से ऊंचा उठा हुआ होता है, या ऊंचा उठा हुआ ढाल युक्त समतल चट्टानों से निर्मित ढाल युक्त ऊंचा उठा हुआ चट्टानों से निर्मित ढाल युक्त समतल क्षेत्र क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। साथियों, पठारों पर सामान्यतः आपको चट्टानें ही चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो पठार किसे बोल सकते हैं हम, तो आपका आंसर होगा ऊंचा उठा ऊंचा उठा ऊंचा उठा समतल ढाल युक्त चट्टानी क्षेत्र क्या कहलाता है, या चट्टानी प्रदेश क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। मतलब ये चट्टानों का जमाव यहाँ पर होता है। सामान्यतः ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन इसमें ढाल अत्यधिक मंद और ये कैसे होते हैं, समतल होते हैं, पर्वतों की तरह शंकुकार में या शिखर के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है। मैदान के विषय में बात करें तो मैदान का मतलब होता है जहाँ पर हजारों फीट की गहराई तक, हजारों मीटर की गहराई तक आपको मिट्टी का जमाव मिलता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैदान। तो हजारों मीटर मीटर की गहराई तक मिट्टी का जमाव जिस स्थानों पर है वो क्या कहलाते हैं, मैदान कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मैदान कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो पठार हैं, तो इन पठारों को आप उच्च भूमियों के नाम से भी जानते हो। क्या कहते हो, इसके उच्च भूमियां कही जाती है। वहीं मैदानों के बारे में बात करें तो मैदानों को
निम्न भूमियों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से उच्चावच में आप देख सकते हो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, महाद्वीप, महासागर, है ना, जितने भी आपको भ्रंश देखने को मिलते हैं, जितने आपको डेल्टा देखने को मिलते हैं, जितने आपको गार्ज देखने को मिलते हैं, वो सब क्या है, स्थलाकृतियां हैं, भूदृश्य हैं, और उनको क्या कहा जाता है, उच्चावच के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर उच्चावच का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये जो हरिमोहन सक्सेना और एके तिवारी हैं, इन्होंने राजस्थान को इन्हीं उच्चावच और जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बात करते हैं। ये 4 भाग हमारे सामने कौन कौन से हैं, तो आप इसके लिए ये टेबल देख सकते हैं। तो 4 भौतिक प्रदेश, ठीक है, किसके, राजस्थान के। इन 4 के बारे में बात करें तो ये 4 हमें कौन कौन से मिलने वाले हैं, एक बार के लिए हम सबसे पहले एक टेबल के रूप में इनको देखते हैं, ताकि हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो हमारी। और तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, ठीक है, एक तो है कौन सा, पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरे नंबर पर हम लोग बात कर सकते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में अगला आता है हमारे पास पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक है जिसे बोलेंगे हम हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, या इसे ही क्या कहा गया है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से अगर राजस्थान के बारे में हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो आपका आंसर होगा का पठार, या इसे ही क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। आगे जाकर ये जो अरावली पश्चिमी रेतीला मैदान है, इस मैदान को भी फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में विभाजित किया गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 पार्ट इसके निकल कर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो एक जिसे तो कहोगे आप शुष्क प्रदेश, कौन सा प्रदेश, और इसका एक भाग और है जिसे कहा गया है फिर अर्ध शुष्क प्रदेश, कौन सा ये, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसे भी कितने भागों में बांटा गया है साथियों, 2 भागों में। 2 कौन कौन से, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शुष्क प्रदेश है, इस शुष्क प्रदेश को भी आगे बढ़कर 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बांटा गया इसको, फिर 2 भागों में, जिसे कहा जाता है बालू का स्तूप प्रदेश, ठीक है, और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक। वहीं ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है,
4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4। और ये जो 4 हैं इनमें सबसे पहले आता है हमारे पास घग्गर नदी का मैदान या घग्गर का मैदान। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो अगला आता है शेखावाटी प्रदेश। इसी शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसमें एक और एरिया आता है जिसे कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि। क्या कहा गया है? नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और लास्ट आता है इसमें लूनी बेसिन। लूनी बेसिन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 कौन कौन से हैं? घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। ठीक है। चलिए इसके बाद में हम अरावली पर बात करें। किस पर? तो इस अरावली पर्वत के विषय में बात करते हैं। तो इस अरावली पर्वत को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। और इस अरावली के जो 3 पार्ट हैं उनमें से एक तो है दक्षिणी अरावली। कौन सा? दक्षिणी अरावली। एक आता है इसका मध्य अरावली। ठीक है। एक निकल कर आता है हमारे सामने जिसे बोलोगे आप उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो पूर्वी मैदान। और इस पूर्वी मैदान को भी साथियों फिर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? मिट्टी के जमने से, जहाँ हजारों फीट की गहराई तक, हजारों मीटर की गहराई तक मिट्टी का जमाव है। और मिट्टी किसके द्वारा जमा की गई है? तो आपका आंसर होगा नदियों के द्वारा। और नदियों द्वारा जब मिट्टी का जमाव किया गया है तो राजस्थान में इस क्षेत्र के अंदर ऐसे 4 नदी बेसिन मिल जाते हैं जिनमें एक तो है चंबल बेसिन। कौन सा है? चंबल बेसिन। दूसरा आता है बनास बेसिन या माही बेसिन। कौन सा है? माही नदी बेसिन। तीसरा आप देख सकते हो बनास नदी बेसिन। बनास बेसिन। और एक हमें मिलता है जिसे बोलोगे आप बाणगंगा बेसिन। ठीक है। तो इस तरीके से पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 4 नदी बेसिन में विभाजित किया गया। और इसके बाद हमें मिलता है हाड़ौती का पठार, पठारी भाग, जिसके बारे में आप लोग जान चुके हो, जहां पर सामान्यतः ये मैदान से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। ठीक है। पठार सामान्यतः मैदान से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, इसलिए पठारों को उच्च भूमियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठारों को उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, पठारों को तो क्या कहा जाता है? उच्च भूमि। और मैदान को निम्न भूमि। उच्च भूमि और मैदानों को क्या कहा जाता है? निम्न भूमि। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सामान्यतः मैदान से ऊंचा उठा हुआ भाग जो बहुत मंद ढाल के साथ फैला हुआ है और लंबे चौड़े एरिया में समतल रूप में है।
और जो किससे निर्मित है? चट्टानों से। ऐसा एरिया क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, जिसको भी हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। राज्य का जो हाड़ौती पठार है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसे भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और दो भाग यहाँ पर कौन कौन से मिल जाते हैं? तो एक तो साथियों आपको मिलता है विंध्य कगार, विंध्यन कगार, और एक मिलता है आपको दक्कन लावा पठार। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान को चार भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये जो चार भौगोलिक क्षेत्र हैं ये हमारे सामने हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये थे राजस्थान को जो वर्तमान में व्यवस्थित रूप से भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उनके विषय में बात की हमने। अब एक बार के लिए इन्हें देखते हैं, इनका विस्तार राज्य के किस किस क्षेत्र पर अवस्थित है। तो ये थे हमारे पास राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आप मानकर चलेंगे ये मान के चलें हमारा राजस्थान, और इस मैप के अंदर अगर हम राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों पर बातें करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है अरावली पर्वत, कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देता है। और राज्य में अरावली पर्वत की अवस्थिति पर बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से अरावली मिलती है। ठीक है, तो ये जो एरिया हमारे सामने पूरा का पूरा निकल कर आता है, इसी क्षेत्र को तो आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा एरिया है ये? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अरावली पर बात कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी बेल्ट को तो आप किसके नाम से जानोगे? तो साथियों ये है हमारे पास अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हम लोग देख पा रहे हैं, इसी क्षेत्र को आप किसके नाम से जानोगे? अरावली बेल्ट। ठीक है, और इस अरावली प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं मूलतः कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया जाता है। तो वर्तमान में देखो, प्रारंभ में जब राजस्थान में 33 जिला हुआ करते थे, उस समय इस अरावली क्षेत्र का विस्तार मूलतः 7 जिलों में था। मुख्य रूप से तो कितने जिलों में था? 7 जिलों में। उन 7 जिलों में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, राजसमंद के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर, दौसा और अलवर। इन 7 जिलों में अरावली का विस्तार था। लेकिन राजस्थान में जो जिलों का नया गठन किया गया है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं ये जो अरावली क्षेत्र है, इसका विस्तार जो नए जिले बने हैं, जैसे अजमेर से अलग करके ब्यावर बनाया गया, उदयपुर से अलग करके सलुम्बर बनाया गया, जयपुर से अलग करके कोटपुतली, बहरोड, और अलवर से अलग करके खेड़तल, तिजारा बनाया गया। तो उन जिलों में भी आपको किसका विस्तार मिल जाता है? अरावली पर्वत का। तो इस वाले बेल्ट को तो हम साथियों किसके नाम से जानेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद अगर बात करें
तो इसके बाद में ये जो राजस्थान का पश्चिमी वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से को ही कहा जाता है, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें से एक हिस्सा है जो आप कुछ इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसे तो कहा जाता है शुष्क प्रदेश। हम हालांकि इन पर बहुत डिटेल से बात करेंगे, इनको किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जहां राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे, आप इसे अरावली पर्वत के रूप में देखो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा कौन सी, तो ये जो क्षेत्र है हमारे पास, या इस वर्षा रेखा को जो कहा गया है, ये है आपके पास 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास कौन सा एरिया, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और जैसा कि अरावली पर्वत बोलो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा कौन सी, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। तो ये जो वर्षा रेखा है, इसी वर्षा रेखा को तो आप क्या बोलोगे, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, या यही जो बेल्ट है इसे हमने क्या नाम दिया है, तो आपका आंसर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, जो राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, दो भागों में। वहीं राजस्थान में अगर आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हो, किस डायरेक्शन में, अगर हम राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। क्या आती जाती है? वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। और जिस तरीके से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक उसी तरीके से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, कौन सी भाई, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान को भी दो भागों में विभाजित कर देती है। तो ये हो जाती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। ठीक है, रेखा, तो ये है कौन सी, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। ठीक है, और ये भी राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड कर रही है, दो भागों में। तो इस 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के पश्चिम में जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को तो साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुष्क प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है, इसी बेल्ट को आप किसके नाम से जानोगे, तो आपका आंसर होगा क्या, शुष्क प्रदेश। ठीक है, और इस शुष्क प्रदेश के बाद अगर देखते हैं, तो इसी शुष्क प्रदेश में आपको एक एरिया मिलता है जो चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है?
चट्टानों से निर्मित है, जिसकी लोकेशन पर अगर हम बात करेंगे तो आपको वो जो बेल्ट है वो साथियों कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है। ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो, जिसका विस्तार है पोखरन जैसलमेर बालोतरा। कहाँ पर? पोखरन जैसलमेर बालोतरा और फलोदी के बीच में। किस किस के बीच में? पोखरन जैसलमेर बालोतरा और फलोदी के बीच। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है साथियों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या कहा गया है इसे? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है। वहीं इसके बाद अगर देखते हैं तो इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र हमारे पास बचा हुआ है, इसी बेल्ट को कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया हमारे सामने है, अब इसी को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। और इस अर्ध शुष्क प्रदेश का जो विस्तार है वो अरावली पर्वत के ठीक पश्चिमी भाग में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अरावली पर्वत के ठीक पश्चिमी भाग में हमें इसकी लोकेशन मिलती है। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे पास है, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। तो ये है हमारे पास अर्ध शुष्क प्रदेश। और फिर इस अर्ध शुष्क प्रदेश को भी हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? तो आपका आंसर है 4 भागों में। 4 कौन कौन से? नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान। ठीक है। कौन कौन सा एरिया है? तो ये जो क्षेत्र है, इसी बेल्ट को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? अर्धशुष्क प्रदेश। और इस अर्धशुष्क प्रदेश को फिर कितने भागों में बांटा गया? तो आपका आंसर होगा 4 भागों में। 4 कौन कौन से हैं? तो ये कंप्लीट जो क्षेत्र है, इसे ही बोलेंगे हम क्या? अर्धशुष्क प्रदेश। ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहा गया है? अर्ध शुष्क प्रदेश। देखो, ये तो है हमारे पास कौन सा एरिया? शुष्क प्रदेश। ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। और ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसका एक हिस्सा यहाँ से जब आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को तो कहा जाता है घग्गर का मैदान। क्या बोलेंगे इस वाले एरिया को? तो घग्गर का मैदान। ठीक है। घग्गर मैदान के बाद में ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इसे कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र। किसके नाम से जानते इसको? शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश। ठीक है। इसके बाद इस शेखावाटी के बारे में बात करें तो शेखावाटी के बाद ये वाला जो एरिया आपको दिखाई देता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, इस वाले बेल्ट को ही बोलेंगे हम नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च
भूमि और शेष जो बचा हुआ है ये है हमारे पास लूनी बेसिन। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र अब हमारे सामने बस जाता है। इसी बेल्ट को साथियों हम किसके नाम से जानेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन। ठीक है, और इस क्षेत्र में ये जो वर्षा रेखा है यही है कौन सी, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, जो हमें शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है इसे बोलेंगे हम क्या, अर्ध शुष्क प्रदेश। वहीं अब इधर आते हैं तो यहाँ पर साथियों ये वाला जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है इसे कहा जाता है हाड़ौती का पठार। ये तो है कौन सा, अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, इस अर्ध शुष्क प्रदेश के बाद में हमें ये जो क्षेत्र दिख रहा है, देखो आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें चित्तौड़ का कुछ भाग आता है और चित्तौड़ का ये राउत भाटा वाला एरिया, साथ में भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग, कौन सा भाग, दक्षिणी वाला हिस्सा, और पूरे के पूरे हाड़ौती के चारों जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, बूंदी का दक्षिणी हिस्सा, किसका हिस्सा, बूंदी का ये जो दक्षिणी भाग है ये इसमें सम्मिलित किया जाता है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसे ही कहा जाता है हाड़ौती का पठार। क्या कहा गया इसे, हाड़ौती का पठार। इसी हाड़ौती पठार में साथियों आपको चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, देखो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में इस तरीके से ये जो बॉर्डर के सहारे सहारे दिखाई दे रहा है, इस वाले एरिए को ही कहा जाता है विंध्यन कगार। क्या कहा जाता है इस बेल्ट को, विंध्य कगार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो ये वाली जो पूरी की पूरी बेल्ट आपको दिखाई दे रही है इसी बेल्ट को तो आप क्या बोलोगे, विंध्यन कगार। ठीक है, ये है कौन सा एरिया, विंध्यन कगार। ठीक है, और इसके बाद में ये है पूरा का पूरा, इसे बोलेंगे हम हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ठीक है, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक, और इसके बाद जो एरिया बचा हुआ है इसी क्षेत्र को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो ये वाला जो क्षेत्र हमारे सामने है इसे तो आप बोलेंगे हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती पठार, विंध्य कगार और अरावली के बीच में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसी क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इसी बेल्ट को साथियों किसके नाम से जाना गया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में ये वाला जो हिस्सा है आप देख पा रहे होंगे जिसके अंदर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों को सम्मिलित किया गया है, इस वाले हिस्से को तो कहा गया है माही बेसिन।
क्या कहा जाता है इसे? माही बेसिन। माही बेसिन के बाद में यहाँ पर आपको ये जो पूरा का पूरा हिस्सा नजर आता है, इस वाले हिस्से को बोलोगे आप बाणगंगा बेसिन। कौन सा बेसिन है ये? बाणगंगा बेसिन। और बाणगंगा बेसिन के साउथ में जो हिस्सा बसता है, इस वाले हिस्से को कहा गया है बनास बेसिन। तो इस तरीके से राजस्थान में आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इसे ही आप बोलते हो किसके नाम से? तो आपका आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। मूलतः 4, और इनके सब पार्ट्स आपने देखे हैं। चलिए, तो ये हुआ राजस्थान और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, जिसके अंदर आपने देखा है कि किस बेल्ट के अंदर कौन कौन से एरिया को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, वहीं यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हम देख रहे हैं, इस वाली क्षेत्र को ही आप किसके नाम से जानोगे? विंध्यन कगार। क्या बोलते हैं इसको? विंध्यन कगार। आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसे बोलेंगे आप क्या? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या कहा जाता है इसे? तो ये हो जाएगा हमारे पास पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? माही बेसिन। तो साथियों, वहीं ये वाला जो हिस्सा है, इसे बोला जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, इसी क्षेत्र को आप क्या बोलोगे? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्र, और उन 4 को फिर इस तरीके से उनको उप भौगोलिक स्वरूपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजस्थान के ये जो भौगोलिक प्रदेश हैं, इनके बारे में बात करते हैं, तो एक बार के लिए इनके विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये कितने एरिया में फैले हुए हैं, और कौन कौन से जिलों में इनका विस्तार आपको मिल जाता है। इन सारे पहलुओं पर अगर चर्चा करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के ये जो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, 4 कौन कौन से हैं? 4 भौतिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश। हमें पता है ये 4 जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये कौन कौन से मिलते हैं हमें। तो एक तो है पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है क्या? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। और लास्ट है हाड़ौती का पठार।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजस्थान के ये जो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनमें राजस्थान में अगर वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको पता है पश्चिमी रेतीले मैदान का जो विस्तार है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर फैली हुई है। कितने एरिया पर है अरावली का विस्तार? 9% भाग पर। पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसका विस्तार राज्य के 23% भाग पर है, और हाड़ौती के पठार जिसका विस्तार 6.89% भाग पर है, ठीक है। बात करते हैं जनसंख्या के विषय में। तो देखो, इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट? 40%। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो हाड़ौती के पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इस पश्चिमी रेतीले मैदान और इस ये तो हुआ क्षेत्रफल के बाद हमने बात की जनसंख्या के बारे में। वहीं बात करते हैं जिलों के विषय में। जिले, तो इसका जो विस्तार है वो राज्य के लगभग कितने जिलों में मिल जाता है? तो आपका आंसर होगा 16 जिलों में। कितने जिलों में है इसका विस्तार? 16 जिलों में, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखो, इसका विस्तार पहले 7 जिलों में था। कितने जिलों में था? 7 जिलों में। लेकिन देखो, पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार जब राजस्थान में 33 जिले थे, उन 33 जिलों में से 12 जिलों में था। कितने जिलों में था? 12 जिलों में। अब उन 12 जिलों में से जो नए जिले बनाए गए उनमें से इस तरीके से कितने हो गए? 16 हो गए। देखो, 12 में से बाड़मेर से अलग करके बालोतरा बनाया गया, तो 12 और 1 बालोतरा 13। जोधपुर से फलोदी यानी 14। नागौर से किससे? नागौर से डीडवाना कुचामन बनाया गया। इसका मतलब हो गए कितने? 15। 15 के बाद में अगर बात करते हैं तो एक जिला हमें ब्यावर मिलता है। कौन सा मिल जाता है? ब्यावर। और इस तरीके से ब्यावर के साथ में अगर बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, तो इस तरीके से हमें इसका विस्तार कितने जिलों में मिला? 16 जिलों में, ठीक है। वहीं अरावली के बारे में बात करें तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने जिलों में आप लोगों को मिल जाता है? तो आपका आंसर होगा, देखो, 7 तो मूल जिले थे जो 33 जिले थे। अब 7 में से अगर बात करते हैं तो जो नए बने हैं उनसे अलग होकर वो 7 कौन कौन से थे? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, कौन सा? अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो उनसे अलग करके जो नए जिले बने वो भी हम इसी के अंदर सम्मिलित करेंगे। तो देखो, उदयपुर से अलग करके एक नया जिला बना सलुम्बर, तो 7 और 1 8 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हालांकि अजमेर से अलग करके भी जिला बना है, तो अजमेर से अलग करके जो जिला ब्यावर बना है, इस ब्यावर का अधिकांश एरिया पश्चिमी राजस्थान के अंदर आ जाता है। मतलब इसका अधिकांश एरिया किसमें हम कंसिडर कर लेते हैं? पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर अजमेर को केवल अजमेर रहने देंगे। तो इसके बाद आया जयपुर, तो जयपुर से अलग करके कोटपुतली बना, तो एक ये बढ़ जाता है। तो सलुम्बर बड़ा, कोटपुतली बड़ा, और एक अलवर से अलग करके खेड़तल तिजारा बना है। तो ये 3 जिले और बढ़ जाते हैं। तो 7 पहले थे, 3 अभी, तो टोटल लगभग 10 या 11 जिलों में। कितने जिलों में? 10 या 11 जिलों में इसका विस्तार आपको मिल जाता है। अगर ब्यावर का ऐसा
ब्यावर एक ऐसी जगह पर है जिसका कुछ भाग इसके अंदर है तो कुछ भाग इसके अंदर है। इसके अवशिष्ट भागों के रूप में जब हम देखेंगे तो ब्यावर को हम यहाँ पर भी देखेंगे और ब्यावर को हम इसके अंदर भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के विषय में बात करें तो इसमें पहले 10 जिले थे। कितने जिले थे? 10 जिले थे। इन 10 जिलों में अगर बात करते हैं तो 10 जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर था, टोंक था। कौन सा था? टोंक था, भीलवाड़ा था, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 10 जिले हुआ करते थे। और इन 10 में से केवल एक ही जिला है भरतपुर जिससे अलग करके डीग बनाया गया है। तो इसका मतलब वर्तमान में इसका विस्तार अब हमें कितने जिलों में मिल जाएगा? 11 जिलों में। कितने जिलों में? 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हाड़ौती के बारे में बात करें तो हाड़ौती का विस्तार 4 जिलों में, पहले भी 4 में ही था, अभी भी कितने जिलों में है? 4 ही जिलों में है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं टोटल कितने जिले हो जाने चाहिए? 41 जिले। 41 कैसे? 16 और 10 26, 26 और 10 देखो 16 और 10 26, 26 11 37, 37 और 4 41। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान में इनका विस्तार कितने कितने जिलों में ये हमने देखा है। थोड़ा सा ब्यावर को याद रखकर चलेंगे, ब्यावर का कुछ भाग इसमें भी है, कुछ भाग इसमें भी है, इस तरीके से ब्यावर आधा आधा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो बात करते हैं अवशेष। ठीक है, अवशेष। अवशेष से मतलब ये किससे निर्मित है? तो आपका आंसर होगा यह 33 सागर का अवशेष है। इसके बारे में बात करें तो यह गोंडवाना लैंड का अंग है। गोंडवाना लैंड का अंग, यह गोंडवाना लैंड का पार्ट्स है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश ये 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड ये भी क्या है? 33 सागर। वहीं इसके बारे में बात करें तो ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं राजस्थान का अधिकांश जो भाग है 61.11 और 23%, लगभग 84-85% के आसपास का जो एरिया है राजस्थान का वो 33 सागर के अवशेषों के रूप में कंसिडर किया गया है। बाकी का जो 15% के आसपास क्षेत्र बचता है ये आप देख पा रहे हैं ये गोंडवाना लैंड के रूप में कंसिडर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वहीं बात करते हैं निर्माण के बारे में तो इनके निर्माण कब कब हुए हैं, किस काल में हुए हैं, उस पर बात करें तो पश्चिमी रेतीले मैदान का जो निर्माण हुआ है वो ध्यान रखना नियोजोइक। कौन सा? नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प, या जिसे आप क्या बोलोगे? चतुर्थक युग के के हेलोसिस के हेलोसिस युग में बना है। अच्छा, अरावली का जो निर्माण हुआ है ये कब हुआ है? तो इसका निर्माण ध्यान रखना एजोइक, एजोइक, या इसे ही बोला जाता है आधे, क्या बोला जाता है? आधे महाकल्प, या फिर इसे ही बोला जाता है
प्राग्ञजैविक जैविक, ठीक है। प्राग्ञजैविक महाकल्प के टर्सरी युग में, के प्री कैम्ब्रियन युग में, किसमें? प्री कैम्ब्रियन युग में। वहीं पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है नियोजोइक महाकल्प, या जिसे हम चतुर्थक युग क्या भी बोलते हैं, चतुर्थक युग के प्लेस्टोसिस या प्लेस्टोसिन युग में आगे बढ़ते हैं। वहीं हाड़ौती पठार का जो निर्माण हुआ है ये कब बना है? तो आपका आंसर होगा मेसोजोइक महाकल्प, या जिसे कौन सा महाकल्प? ध्यान रखना, मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प, जिसे द्वितीयक युग के नाम से भी जानोगे। द्वितीयक युग के कौन से युग के? द्वितीयक युग के क्रिस्टेशियस युग में बना है, ठीक है। तो ये थे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी कल से हम इनमें से एक एक पर बातें करेंगे। धन्यवाद।